चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट वाली रिएक्शन जो होती है अल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में, दिस इज हैलोजेनेशन रिएक्शन, है ना। हैलोजेनेशन रिएक्शन जो होता है, इस हैलोजेनेशन रिएक्शन में क्या होगा, इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन, है ना। हैलोजेनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, तो हमने बोला इट इज रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन, ठीक है। ये रिएक्शन जो होती है इसमें अल्केन पर हैलोजन डाला हमने, क्या होगा, H हटेगा, उसकी जगह पर X लगेगा और साइड प्रोडक्ट जो होता है वो क्या बनता है, यहाँ पर HX बन जाता है। समझ आई बात ये, है ना। अब क्या होता है हैलोजनेशन रिएक्शन में, हैलोजन्स की रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होता है, दैट ऑर्डर इज व्हाट, तो हम बोलते हैं फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, फॉलोड बाय क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, और सबसे कम रिएक्टिव कौन होता है, यहाँ पर आयोडीन होता है। समझ आ गई बात ये, है ना। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगी और आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है, ठीक है। फ्लोरीन के साथ, है ना, अब आपको इस बोर्ड पे तो रिएक्शन लिखें, दूसरे डिटेल्स आपको लिखते चलना है ना, मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन जो होता है ये इवन डार्क कंडीशन में भी हो जाता है ना। क्या बोलेंगे हम, फ्लोरीन के साथ रिएक्शन डार्क कंडीशन में भी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद भी ये रिएक्शन जो होती है ये क्या रहेगी, विल बी एक्सप्लोसिव इन नेचर, है ना। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन डार्क कंडीशंस में भी हो जाएगा और साथ में क्या बोला हमने, उसके बाद भी एक्सप्लोसिव होता है, ठीक है ना। रिएक्शन के एक्सप्लोसिव होने की वजह क्या होती है, तो हम बोलते हैं फ्लोरीन का रेडिकल जो होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। और उसका हाइड्रोजन से या कार्बन से जब कॉम्बिनेशन होता है तो ये रिएक्शन जो होती है इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है कि कौन सी चीज होगी, कुछ देर बाद रिएक्शन कंटेनर में जो एनर्जी एक्यूमुलेट हो जाती है उस एनर्जी को रिएक्शन कंटेनर संभाल नहीं पाता और क्या हो जाता है, वहां पावरफुल एक्सप्लोजन हो जाता है। समझ आ गई बात है। तो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोरीन रेडिकल विथ हाइड्रोजन और कार्बन रेडिकल, दैट इज व्हाट हाईली एक्सोथर्मिक, है ना। एंड द एनर्जी लिबरेटेड बाय फ्यू ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सच रेडिकल्स will be what, generating or accumulating energy in the container so much that after some time there will be what, a powerful explosion। क्लियर है ना। फिर हम कौन सी चीज बोलते हैं यहाँ, यदि हमको एक्सप्लोजन प्रिवेंट करना है, ठीक है ना, तो एक्सप्लोजन प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लोरीन का डाइल्यूशन करते हैं विद नाइट्रोजन, है ना, क्योंकि फ्लोरीन भी गैस है तो गैस का डाइल्यूशन किससे होगा, गैस से ही हो सकता है, ठीक है ना। तो फ्लोरीन जो है इट इज डाइल्यूटेड विथ एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन। समझ आ गई बात है। इसके बाद भी फ्लोरीनेशन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, दैट इज अ पर फ्लोरो डेरिवेटिव, ठीक है। फ्लोरीनेशन रिएक्शन में क्या बोलेंगे हम, कि जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या होता है, एक पर फ्लोरो डेरिवेटिव होता है। समझ आ गई बात ये, है ना। तो क्या बोले अपन ने, फ्लोरीन की पूरी चीजें रिवाइज कर रहा हूँ तो आप नोट तो करते जा रहे हो, साथ में जो छूट गया हो फिर से देख लेना ना। क्या हुआ यहाँ पर, फ्लोरीन के साथ जो रिएक्शन थी वो इवन डार्क कंडीशंस में भी हो जाती थी, ठीक है। दूसरी बात कौन सी हमने बोली यहाँ पर, कि डार्क कंडीशंस में रिएक्शन को करवाने के बाद भी रिएक्शन क्या होती है, एक्सप्लोसिव होती है ना। इसके एक्सप्लोसिव होने की वजह हमने क्या बोली, तो हमने बोला यहाँ पर क्या होगा कि फ्लोरीन रेडिकल का हाइड्रोजन या कार्बन रेडिकल के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। समझ आती बात है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो एनर्जी लिबरेटेड है ना, वो रिएक्शन कंटेनर में एक्यूमुलेट होकर क्या करवा देती है, रिएक्शन कंटेनर में एक्सप्लोजन करवा देती है। समझ आ गई बात ये, है ना। फिर इसको हम क्या करेंगे, भी इसको हमको एक्सप्लोजन प्रिवेंट करवाना है इस रिएक्शन में, तो हम बोलते हैं फ्लोरीन का हम डाइल्यूशन करेंगे विद नाइट्रोजन, ठीक है। फ्लोरीन का डाइल्यूशन जब नाइट्रोजन से होता है तो कौन सी चीज हो जाएगी यहाँ पर, तो हम बोलेंगे अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, ठीक है ना। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी यदि कम होती है तो उससे क्या हो जाता है, एनर्जी जो लिबरेट होगी उसको डिसिपेट होने के लिए टाइम मिलता जाएगा। समझ आ गई बात ये। और आखिरी चीज जो हमने बोली इसमें वो कौन सी बोली, कि ये सब कुछ होने के बाद भी ना, मतलब क्या, नाइट्रोजन से डाइल्यूशन वगैरह करवाने के बाद भी ये रिएक्शन जो होती है इतनी ज्यादा रैपिडली होती है कि रिएक्शन में हमेशा क्या मिलते हैं हमको, पर फ्लोरो डेरिवेटिव्स, ठीक है ना। पर फ्लोरो डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होगा, तो हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो सब के सब क्या हो जाते हैं, रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन। तो जैसे मीथेन से भी हमने रिएक्शन करवाई तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दैट इज CF4,
इथेन से यदि रिएक्शन करवाई तो प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है, C2H6, है ना। तो पर फ्लोरो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जिनमें अल्केन के सारे हाइड्रोजन जो होते हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय फ्लोरीन। आ गई बात समझ में, है ना। अब इसके बाद दूसरी रिएक्शन जो होती है वो कौन सी रहेगी, दैट इज क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन रिएक्शन जो होता है ये किस में होता है, दैट इज इन डिफ्यूज्ड सनलाइट, और इट इज व्हाट दैट डिसकंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ लाइट, है ना। मतलब रिएक्शन मिक्सचर जो होता है इस पर लाइट स्ट्राइक करके इसको क्या कर लेते हैं हम, विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। रिएक्शन एक बार इनिशिएट हो जाती है तो फिर वो आगे अपने आप काफी देर तक बढ़ती जाएगी। समझ आई बात ये, है ना। इसीलिए हैलोजिनेशन रिएक्शंस जो होते हैं इनमें क्या भी बोला जाता है, एक और चीज कि हैलोजिनेशन रिएक्शंस जो होती है इनमें क्वांटम यील्ड इज वेरी हाई, है ना। क्या बोलते हैं अपन, हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्वांटम यील्ड काफी ज्यादा होता है, ठीक है ना। क्वांटम यील्ड का मतलब क्या होता है, तो हम बोलेंगे क्वांटम यील्ड का मतलब होता है पर क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड हाउ मेनी प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन्ड। समझ आ गई बात ये, है ना। व्हाट डू वी मीन बाय क्वांटम यील्ड, तो एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, है ना। किसी रिएक्शन को जिसको हम लाइट की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें एक क्वांटा के एब्जॉर्प्शन से जितने प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स हमको मिलते हैं इसको क्या कहा जाता है, उस रिएक्शन की क्वांटम यील्ड कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो हैलोजिनेशन रिएक्शन होती है इसके लिए हम कौन सी चीज बोलते हैं कि इसमें क्वांटम यील्ड इज क्वाइट हाई। समझ आई बात ये, है ना। अब क्या बोला हमने यहाँ पर कि क्लोरीन का मीथेन से जैसे रिएक्शन एज एन एग्जांपल वी आर टेकिंग, तो इस रिएक्शन में हमने प्रोडक्ट तो एक ही लिखा है ना, CH3Cl एंड HCl, बट इस रिएक्शन में क्या होता है, CH3Cl की फर्दर रिएक्शन होकर क्या बन जाएगा, CH2Cl2, फिर CH2Cl2 आगे और रिएक्शन करके क्या बना लेता है, CHCl3, और उसकी भी फर्दर रिएक्शन पर फॉर्मेशन हो जाता है किसका, CCl4 का, ठीक है ना। तो मीथेन का क्लोरीन से जब रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 एंड CCl4। आई बात समझ में। मैकेनिज्म जो रहेगा इसका वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, वो हम सिर्फ CH3Cl के रेफरेंस में लिख रहे हैं, इस वजह से हमने यहाँ प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बनाया। हालांकि प्रोडक्ट यहाँ पर क्या भी मिल रहे हैं हमको, CH2Cl2 then CHCl3 then it is what, CCl4। आई पूरी बात समझ में, ठीक है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन और जो बनता है ना, कि जैसे हमको क्या करना है, यदि यहाँ पर CH3Cl इस पर रिएक्शन को कंट्रोल करना है, मतलब CH3Cl एज द मेजर प्रोडक्ट वी वांट टू ऑब्टेन, और दूसरे प्रोडक्ट्स जो थे ना पॉलीक्लोरिनेशन वाले CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, ये हम कम बनवाना चाहते थे, तो ये हम किस तरीके से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यदि हमको रिएक्शन में मोनोक्लोराइड मैक्सिमम अमाउंट में चाहिए, ठीक है ना, तो इसका क्या तरीका हो सकता है, तो इसका तरीका क्या रहेगा, तो हम बोलते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं, मीथेन को एक्सेस में ले लेते हैं, ठीक है ना। यदि ये वाला रिएक्टेंट एक्सेस में होगा तो रिएक्शन कंटेनर में कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे क्लोरीन के फ्री रेडिकल जो हैं वो CH3Cl के बजाय क्या करेंगे, उनको CH4 का एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। और यदि CH4 का एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा CH4 किस में जाता जाएगा, CH3Cl में, और CH3Cl पर आगे रिएक्शन नहीं होती, ठीक है ना। तो यदि रिएक्शन को हमको किस पर, मोनोक्लोरिनेशन पर कंट्रोल करना है मेजरली, ठीक है ना, तो क्या करना पड़ता है, अल्केन को हमको एक्सेस में लेना पड़ता है। आया समझ में, है ना। अब ये रिएक्शन जो होती है इसका मैकेनिज्म इज वेरी सिंपल, ये जीओसी में लास्ट ईयर हम पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चेन इनिशिएशन में सबसे पहले क्या होगा, क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो होता है ये लाइट की प्रेजेंस में क्या करेगा, क्वांटा या फोटोन को एब्जॉर्ब करके होमोलाइटिक फिशन से क्या बना लेता है, 2 क्लोरीन एटम्स बना लेता है। समझ आई बात है। क्लोरीन मॉलिक्यूल जो होगा ये लाइट के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 क्लोरीन एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल मिले। अब क्या पढ़ा था हमने कि रेडिकल जो होता है इसकी क्या मजबूरी होती है, ये रेडिकल से रिएक्शन कर सकता है, तो चेन प्रोपोगेशन में कौन सी चीज होगी, क्लोरीन का फ्री रेडिकल किस पर अटैक करेगा, मीथेन पर, है ना। क्या भी पढ़ा था हमने कि जब भी किसी रेडिकल की हाइड्रोजन से या किसी और से रिएक्शन हो सकती हो तो वो प्रेफर किसको ही करता है, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन को। तो यहाँ से क्लोरीन का फ्री रेडिकल क्या करेगा, हाइड्रोजन को अपने साथ लेकर निकल जाता है, क्या बन गया यहाँ पर HCl, साथ में क्या बन जाएगा, दिस मिथाइल फ्री रेडिकल। समझ आ गई बात है।
अब अगले चेन प्रोपोगेशन स्टेप में कौन सी चीज होगी, ये मिथाइल फ्री रेडिकल अटैक किस पर करेगा, क्लोरीन। यहाँ भी ये क्या करवाएगा, दैट होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन, ठीक है ना। यहाँ से Cl को अपने साथ लेकर निकल जाता है, बनता क्या है यहाँ पर CH3Cl, साथ में इट इज व्हाट दैट क्लोरीन का फ्री रेडिकल। और ये जो दो स्टेप्स होते हैं ये बार बार रिपीट होते जाएंगे, और इनके रिपीट होने से हमको एक स्टेप में एक प्रोडक्ट और दूसरे स्टेप में दूसरा प्रोडक्ट मिलता जाता है। समझ आ गई बात ये है ना। इन मैकेनिज्म को बहुत ज्यादा डीपली हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि जीओसी में फ्री रेडिकल वाले सेक्शन में हम सारा पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब कौन सी चीज है फिर, चेन टर्मिनेशन की जब हम बात करेंगे तो चेन टर्मिनेशन में क्या होता है, तो हम बोलेंगे कोई भी दो फ्री रेडिकल आपस में टकरा जाएं, ठीक है ना, तो इनसे क्या होता है, सिर्फ एक नया स्टेबल मॉलिक्यूल ही बनता है और कोई नया फ्री रेडिकल नहीं बनता। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये चेन इधर आकर रुक जाती है। तो अब इसमें कोई भी दो फ्री रेडिकल जुड़ सकते हैं, CH3 एंड Cl रेडिकल के जुड़ने से CH3Cl बन जाएगा, दो CH3 रेडिकल्स आपस में जुड़े तो C2H6 बन जाएगा, और दो Cl रेडिकल के कॉम्बिनेशन से Cl2 भी बन जाता है, ठीक है ना। ये जो चेन टर्मिनेशन स्टेप होती है यहाँ पर हमको कुछ एबनॉर्मल प्रोडक्ट या कुछ अनएक्सपेक्टेड ना, रादर देन कॉलिंग देम एबनॉर्मल, व्हाट वी शुड से some unexpected products they also are obtained in the chain termination step, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में हमसे कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि इस वाले रिएक्शन में हमको प्रोडक्ट मिक्सचर में थोड़ा सा इथेन भी मिला तो वो कैसे मिला होगा, तो हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी obtained from this chain termination by combination of two methyl free radicals। आगे सबको बात समझ में अच्छे से ये है ना। अब कौन सी चीज है यहाँ पर, एक और एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, जैसे कि हम मीथेन में तो क्या था, एक ही कार्बन था, ठीक है ना। इथेन में क्या होता है CH3 तो दोनों कार्बन सेम है, किसी भी कार्बन पर से हाइड्रोजन हटाकर आप क्लोरीन लगा लो, बनेगा क्या ही, इथाइल क्लोराइड ही बनता है। समझ आ गई बात ये है ना। अब लेकिन जब प्रोपेन हम लेते हैं तो प्रोपेन के केस में कौन सी वाली चीज है, तो हम बोलेंगे प्रोपेन में एक 1 डिग्री कार्बन है और एक 2 डिग्री कार्बन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इससे हमको क्या मिलेगा, यदि ये बीच वाले कार्बन पर क्लोरीन जाएगा तो इट इज व्हाट दैट 2 क्लोरोप्रोपेन, और यदि टर्मिनल कार्बन पर क्लोरीन आएगा तो क्या बनेगा, इससे दिस 1 क्लोरोप्रोपेन। समझ आ गई बात ये। तो यहाँ पर हमको रिएक्शन में दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं और इनकी यील्ड में भी थोड़ा वेरिएशन होता है, ठीक है ना। अब थ्योरेटिकली मोनोक्लोरिनेशन जो होता है इसकी यील्ड का कैलकुलेशन जो होता है ये हम किस डेटा के बेसिस पर कर सकते हैं, इसके है ना, कि क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है जब 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन्स को सब्सटीट्यूट करता है, ठीक है ना, तो यहाँ इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है 1:3.8:5 है ना। क्या बोला है हमने कि जब क्लोरीन का फ्री रेडिकल कौन सी वाली चीज करेगा, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन्स को सब्सटीट्यूट करता है, ठीक है ना, तो ये सब्सटीट्यूट करने का ये जो रेट फॉलो करेगा वो कौन सा होता है 1:3.8:5। समझ आ गई बात ये 5 की जगह एक्चुअली होता 4.3 है, बट जो हम कैलकुलेशन करेंगे उनको सिंप्लीफाइड करने के लिए इसको हमने 5 कंसीडर कर लिया है, ठीक है। सिमिलरली ब्रोमीन की रिएक्शन जो होती है वो होगी तो सिंपल, बस किसमें होती है, दैट इज इन ब्राइट सनलाइट है ना, उसमें एडिशनल हमको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ब्रोमीन की रिएक्शन होती है किसमें, दैट इज इन ब्राइट सनलाइट, क्योंकि क्या था ब्रोमीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन से कम थी, ठीक है। तो अब हम कौन सी वाली चीज बोलते हैं कि ब्रोमीन फ्री रेडिकल जब क्या करेगा 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन्स को सब्सटीट्यूट करता है, तो इस सब्सटीट्यूशन के लिए वो किस रेट को फॉलो करेगा 1:82:1600। समझ आ गई बात है। ब्रोमीन का फ्री रेडिकल जब क्या करेगा 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन्स को सब्सटीट्यूट करता है, तो इस सब्सटीट्यूशन में वो जो रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉलो करता है वो क्या होता है 1:82:1600, ठीक है ना। और ये वाला जो डेटा है इसी को बेस बनाकर हम क्या कर सकते हैं, मोनोक्लोरिनेशन या मोनोब्रोमिनेशन, ठीक है ना, इनके लिए कौन सी चीज कैलकुलेट कर पाएंगे, थ्योरेटिकल परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। समझ आ गई बात ये। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे है ना। अब लास्ट में इसमें कौन सी चीज होती है कि अल्केन की रिएक्शन आयोडीन से जब होगी तो ये क्या होती है, दैट इज इन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक है ना। और साथ ही साथ में क्या होता है यहाँ पर हमको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी डालना पड़ता है ना। तो क्या बोला हमने कि अल्केन का आयोडीन से जो रिएक्शन होता है ये आयोडीनेशन रिएक्शन कैसा होता है, तो हम बोलेंगे ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर ही होगा, ठीक है। और इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए इस रिएक्शन को हमको क्या करना पड़ता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में भी करना पड़ता है।
समझ आ गई बात? ये वजह इसकी क्या थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने की, तो हम बोलेंगे हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन होने के बाद भी रिएक्शन होती किसी, दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन। समझ आ गई बात? ये है ना, ये रिएक्शन क्या रहेगी, विल बी रिवर्सिबल रिएक्शन। आया समझ में? ठीक ना। अब इस रिएक्शन को यदि हमको सक्सेसफुल बनाना है, मतलब क्या करना है, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है, तो ली चैटलर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, यदि हम किसी रिवर्सिबल रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना चाहें तो उसका एक तरीका क्या होता है कि किसी प्रोडक्ट को इक्विलिब्रियम मिक्सचर से विड्रॉ कर लिया जाए। ठीक है ना। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने लिया है HiO3, ये क्या करता है, HI जो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट था, ठीक है ना, उस प्रोडक्ट को ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है ना। इस वजह से HI क्या हो जाएगा, उस इक्विलिब्रियम पर से हट जाता है। तो HI के यहाँ से विड्रॉल की वजह से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हटा तो रिएक्शन किधर शिफ्ट हो जाती है, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ आई क्या बात? है तो इस वजह से हम कौन सी चीज बोलेंगे, तो हम बोलेंगे इस वजह से क्या हो जाएगा, अभी रिएक्शन क्या हो जाती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाकर सक्सेसफुल हो जाती है। ठीक ना। तो आयोडीनेशन रिएक्शन के बारे में हमने क्या बोला कि ये रिएक्शन जो होती है, दिस रिक्वायर्स व्हाट, स्ट्रॉन्ग हीटिंग एंड द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर इट्स सक्सेसफुल अकम्प्लिशमेंट। क्लियर बेटा अच्छे से? ठीक ना। HiO3 का रोल क्या लिखेंगे हम कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो कौन सी वाली चीज करता है, तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पर से HI जो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट है, इसको विड्रॉ करके क्या करता है, रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करवा देता है, जिससे अल्काइल आयोडाइड की यील्ड बढ़ जाती है, तो रिएक्शन अब सक्सेसफुल रिएक्शन की कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे सारी बात समझ में? तो दिस इज ऑल अबाउट हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे, इनकी इनफैक्ट सारी केमिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन हम एक साथ देखेंगे। ठीक है।